Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry, class 10th. Today our topic is nucleic acids. न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है, इसकी कंपोजिशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है, ये कोशिश करेंगे कि आज के इस टॉपिक में हम इसको पढ़ लें। Nucleic acid first discovered in 1868. में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हो गया न्यूक्लिक एसिड्स। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड क्या चीज़ है, तो आपके बुक में लिखा है कि दीज आर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल्स which consist of units called nucleotides. यानी न्यूक्लिक एसिड क्या है? बाय नेचर दीज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दूसरी बात कि ये क्या है? पॉलीमर्स है। तो जब हम कहते हैं पॉलीमर्स है, इसका मतलब क्या है कि ये मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। अब इसके लिए मोनोमर्स क्या है? वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन होते हैं और एज ए रिजल्ट न्यूक्लिक एसिड बनता है। फंक्शन में आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि इसका मेन फंक्शन क्या है, तो ये कहते हैं दियर स्ट्रक्चर कंटेन्स द ब्लूप्रिंट्स फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड है, दीज आर आल्सो कॉल्ड हेरेडिटरी मटीरियल। ये वो मटेरियल है जिसके जरिए कैरेक्टर जो है वो पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो कैरेक्टर मुंतकिल होते हैं वो थ्रू न्यूक्लिक एसिड मुंतकिल होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या है? ये हेरिडिटरी मटेरियल कहलाते हैं। इसकी ज़रिए से जो है वो पेरेंट्स अपने कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करते हैं और ये जनरेशन जो है चलता है। टाइप्स, इसकी दो मेन टाइप्स है। टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। There are two types of nucleic acid. One is called DNA and the second one is called RNA. Abbreviation है deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid। दो टाइप्स है इसकी मेन। एक को हम कहते हैं DNA और एक को हम कहते हैं RNA। अब ये दोनों जो टाइप्स है, जाहिर है ये न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। अगर DNA है तो भी न्यूक्लियोटाइड से बना है, अगर RNA है तो ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है?
each nucleotide consists of main 3 parts. हर एक न्यूक्लियोटाइड की 3 डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें एक पेंटोस शुगर होता है, पेंटोस शुगर। सेकंड जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस, और थर्ड वन फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। ये हर एक न्यूक्लियोटाइड की क्या है, इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स है। फॉर एग्जाम्पल ये एक पेंटोस शुगर है, और साथ में नाइट्रोजीनियस बेस इसके साथ अटैच होती है, और एक है फॉस्फेट ग्रुप। ये हर एक न्यूक्लियोटाइड की 3 मेन पार्ट्स। अब डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है, तो शुगर का फर्क है। दोनों में पेंटोस शुगर है। अगर डीएनए है तो वो भी 5 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है, अगर आरएनए है तो ये भी 5 शुगर मॉलिक्यूल से बना होता है। फिर इसमें फर्क क्या है, फर्क इसमें ये है, एक अगर आप अपनी बुक के पेज 117 पे देख ले तो टॉप पे 2 एग्जाम्पल गिवन है, ए एंड बी, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज। अगर दोनों को आप देख ले एहतियात से तो आपको नजर आता है कि इसमें 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन है, इसलिए हम कहते हैं कि ये पेंटोस शुगर है। डिफरेंस दोनों में क्या है कि आरएनए में डीऑक्सीराइबोज है और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज है, और आरएनए में राइबोज शुगर है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस अगर आप देख ले स्ट्रक्चर में, तो जो सेकंड कार्बन है, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 2 पे डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ हाइड्रोजन अटैच, जबकि राइबोज शुगर में OH ग्रुप अटैच। ये डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, समझ आ गई। एक में सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है कार्बन नंबर 2 पे, और दूसरे में कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप अटैच। तो इसकी वजह से ये दोनों में क्या है, डिफरेंस। अब ये यूनिट जो है न्यूक्लियोटाइड यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड यूनिट एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है डीएनए में, हम कहते हैं कि ये क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, ट्विस्टेड फॉर्म में। दरमियान में जो आपको नजर आता है, यानी ये असल में इसकी तरतीब कुछ इस तरह से होती है कि एक दूसरे के साथ जब ये कंबाइन होते हैं तो ये कॉम्बिनेशन किस तरह होती है, ये थ्रू नाइट्रोजीनियस बेस एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, मसलन एक यूनिट ये है और एक यूनिट ये है, तो इसका नाइट्रोजीनियस बेस और इसका नाइट्रोजीनियस बेस ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह बहुत सारे नाइट्रोजीनियस बेसिस जो है वो एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस में हमारे पास 5 डिफरेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस है। एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है, थाइमीन है और यूरासिल। ये डिफरेंट 5 पेयर है।
तो ये नाइट्रोजीनियस बेस के जरिए एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। ठीक है, अब इसकी मेन फंक्शन क्या है कि जो न्यूक्लिक एसिड है, फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये हेरिडिटरी मटेरियल है। तो पॉइंट 1 में यहाँ पे इन्होंने लिखा है डीएनए हैज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, मेन फंक्शन इसका यही है कि इसके जरिए इंफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाते हैं। The genetic information for the cell are contained in the form of specific codes in DNA molecule। मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जो है वो नाइट्रोजीनियस बेस के जरिए मिलते हैं। अगर नाइट्रोजीनियस बेस के सीक्वेंस में कोई तब्दीली आ जाए, ठीक है, तो तब्दीली की वजह से इसमें चेंजेस आते हैं, सडन चेंजेस, जिसको फिर हम म्यूटेशन कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन क्या है? अ केमिकल और सडन चेंज in DNA molecule that could lead to the synthesis of protein with an altered amino acid sequence। इसका क्या मतलब है कि इन इंफॉर्मेशन में एक मेन इंफॉर्मेशन ये होती है कि जब ये इंफॉर्मेशन पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल हो जाते हैं तो कुछ वक्त ये इंफॉर्मेशन जो है स्टोर शक्ल में रहती है। इसके बाद इस इंफॉर्मेशन में जो इंस्ट्रक्शन है, जब ग्रोथ होती है तो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में प्रोटीन बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोटीन ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली ये हर एक ह्यूमन बॉडी में जहाँ पे ग्लैंड्स है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट हार्मोन्स है या फॉर एग्जांपल डिफरेंट एंजाइम्स है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये एंजाइम्स जो है या हार्मोन जो है ये नॉर्मल इंसानों में एक जैसे होते हैं, यानी इसकी जो सिक्रीशन पॉइंट है वो एक जैसी होती है। ये नहीं है कि किसी में ये ग्लैंड जो है एक जगह पे होगा, किसी में ये ग्लैंड जो है दूसरी, नहीं, ये नॉर्मल इंसानों में एक जैसी होती है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है ये बाकायदा इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से होती है, लेकिन बाज़ औक़ात म्यूटेशन की वजह से इस डीएनए की सीक्वेंस में चेंज आ जाता है। मसलन मैंने आपको बता दिया कि अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो इसकी वजह से जो प्रोटीन बनते हैं तो वो प्रोटीन नॉर्मल नहीं होगी और उसकी वजह से फिर डिफरेंट डिजीज़ेस हो सकती है। अब म्यूटेशन के लिए मेन एजेंट्स क्या है? तो 3 एजेंट्स है। रेडिएशन भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, डिफरेंट केमिकल, और वायरस अटैक भी हो सकता है कि अगर वायरल अटैक हो जाए तो इसकी सीक्वेंस में चेंज आ जाती है। इसी तरह अगर कोई बंदा रेडिएशन को एक्सपोज हो जाता है तो इसकी डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से फिर बॉडी का जो अपना सिस्टम है उसकी कोशिश यही होती है कि वो इस जो चेंज इसमें आ गया है इसको रिपेयर करे। अगर वो रिपेयर हो जाता है तो बात ख़त्म, लेकिन अगर रिपेयर नहीं होता तो वो एक परमानेंट डिजीज़ की शक्ल में सामने आ जाती है। मसलन आपने सुना होगा कि वर्ल्ड वार में जापान के जो 2 शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर एटॉमिक बम की वजह से वहाँ पर जितनी भी बच्चे पैदा होते हैं अभी तक, तो वो नॉर्मल नहीं होती। उसमें क्या है? डिसेबिलिटी होती है, डिफेक्ट उसमें होती है। तो ये रेडिएशन की वजह से
वहाँ पे क्या हो गया है, म्यूटेशन की वजह से ये होती है। आप कह सकते हैं कि इब्तिदा में जो डिसेबिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब भी है, लेकिन उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आती है। तो म्यूटेशन की वजह से इसमें ये चेंजेस हो सकते हैं। तो म्यूटेशन रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है, बाज़ ऐसे केमिकल्स है कि इसकी वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है, और वायरल अटैक की वजह से भी म्यूटेशन हो सकती है। तो ये 2-3 पॉइंट्स है कि जो मेन फंक्शन है डीएनए की। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।